गौतम और करण के बीच महायुद्ध सीजन 2 की नई कहानी का खुलासा। कियारा गॉसिप पर आज शांति निकेतन की उन बंद दीवारों के पीछे की सच्चाई सामने आने वाली है, जिसने भारतीय टेलीविजन के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित वीरानी परिवार को दो फाड़ कर दिया है। क्योंकि सास भी कभी बहू थी के सीजन 2 की शुरुआत किसी जश्न से नहीं, बल्कि एक ऐसे खामोश तूफान से हो रही है जो पिछले 20 सालों से गौतम वीरानी और करण वीरानी के बीच सुलग रहा था। वीरानी खानदान का इतिहास गवाह है कि मिहिर और तुलसी के असली बेटे गौतम को हमेशा अपने हक के लिए लड़ना पड़ा है, जबकि मिहिर और मंदिरा के बेटे करण को तुलसी का अंधा प्यार और वीरानी इंडस्ट्रीज की कमान बिना मांगे ही मिल गई थी। ये वो घाव है जो गौतम के सीने में हमेशा हरा रहा, और अब यही घाव उसके और गंगा के बेटे लक्ष्य वीरानी के अंदर एक ज्वालामुखी बनकर फूटने वाला है। दूसरी तरफ करण और तानिया का बेटा मंथन वीरानी है, जिसके खून में अपने पिता करण की तरह ही व्यापारिक कुशाग्रता है, लेकिन साथ ही एक ऐसा अहंकार भी है जो किसी भी रिश्ते को अहमियत नहीं देता। कहानी की शुरुआत सीधे वीरानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के बोर्डरूम से होती है, जहां चेयरमैन की कुर्सी को लेकर एक खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ है। मिहिर वीरानी के रिटायरमेंट की खबरों के बाद पूरा व्यापार जगत इस बात का इंतजार कर रहा था कि ये विशाल साम्राज्य गौतम के पास जाएगा या करण के पास। लेकिन खेल तब पलट जाता है जब वसीयत और पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स में यह साफ हो जाता है कि आने वाले समय में कंपनी की कमान नई जनरेशन के हाथ में दी जाएगी। यहीं से लक्ष्य और मंथन के बीच वो महायुद्ध शुरू होता है जो पुरानी पीढ़ी के हर संघर्ष को फीका कर देगा। लक्ष्य, जिसे गौतम और गंगा ने तुलसी के उन्हीं पुराने आदर्शों और उसूलों के साथ बड़ा किया है, वो कंपनी को एक परिवार की तरह चलाना चाहता है। लक्ष्य का मानना है कि कर्मचारियों की भलाई और ईमानदारी ही वीरानी परिवार की असली ताकत है। वहीं मंथन का नजरिया बिल्कुल अलग और खतरनाक है। मंथन के लिए भावनाएं एक कमजोरी हैं और कंपनी के शेयर्स, प्रॉफिट मार्जिन और मार्केट डोमिनेंस ही उसकी असली दुनिया है। मंथन ने चोरी छिपे विदेशी निवेशकों के साथ मिलकर वीरानी ग्रुप के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स पास करवा लिए हैं जो सीधे तौर पर वीरानी परिवार के उसूलों के खिलाफ जाते हैं। जब ये बात लक्ष्य को पता चलती है तो दोनों चचेरे भाइयों के बीच कंपनी के हेडक्वार्टर में एक भयंकर टकराव होता है। ये टकराव सिर्फ एक ऑफिस तक सीमित नहीं रहता, बल्कि शाम होते होते शांति निकेतन के आंगन में पहुंच जाता है। गौतम, जो हमेशा से ये महसूस करता आया है कि करण में उसका हक छीना है, इस बार अपने बेटे लक्ष्य के समर्थन में पूरी ताकत से खड़ा हो जाता है। गौतम की आंखों में वो पुरानी आग साफ नजर आती है जब उसे लगता था कि तुलसी ने उसे हमेशा करण से कमतर आंका। गंगा, जो हमेशा परिवार को बांधकर रखने की कोशिश करती रही है, उसे भी अब लगने लगा है कि उसके बेटे लक्ष्य के साथ वही नाइंसाफी हो रही है जो कभी गौतम के साथ हुई थी। दूसरी ओर तानिया अपने बेटे मंथन के बचाव में उतर आती है और करण एक बार फिर उसी धर्म संकट में फंस जाता है, जहां उसे समझ नहीं आता कि वो एक निष्पक्ष पिता बने या अपने उस भाई गौतम का सम्मान करे जिसने हमेशा उसे एक बाहरी व्यक्ति समझा। इस पूरी कलान में एक और साया है जो खामोशी से अपना खेल खेल रहा है, और वो है अंश और नंदिनी का बेटा एकलव्य। एकलव्य को करण ने अपने सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार देकर पाला है, लेकिन एकलव्य के अंदर कहीं ना कहीं अंश गुजराल का वो स्याह खून मौजूद है जो वीरानी परिवार की बर्बादी का तमाशा देखना चाहता है। एकलव्य बड़ी ही चालाकी से मंथन को लक्ष्य के खिलाफ भड़काता है और उसे यकीन दिलाता है कि लक्ष्य वीरानी खानदान की आड़ में मंथन को कंपनी से बेदखल करने की साजिश रच रहा है। कियारा गॉसिप के एक्सक्लूसिव अपडेट्स के अनुसार सीजन 2 का प्लॉट पूरी तरह से प्रॉपर्टी, पावर और आइडेंटिटी क्राइसिस पर आधारित है। शांति निकेतन, जो कभी प्यार और एकता का प्रतीक था, अब एक कुरुक्षेत्र बन चुका है। मंथन अपनी आक्रामकता में आकर कुछ ऐसे कानूनी कागजात तैयार करवाता है जिससे शांति निकेतन के घर के दो हिस्से हो जाएं। वीरानी परिवार, जिसने अतीत में पायल की साजिशों, अंश की क्रूरता और मंदिरा के धोखे का सामना किया था, आज अपने ही बच्चों की महत्वाकांक्षाओं के आगे बेबस नजर आता है। तुलसी वीरानी, जो अब परिवार की सबसे बुजुर्ग और सम्मानित सदस्य हैं, इस बंटवारे को रोकने की पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन इस बार चुनौती बाहरी नहीं बल्कि उनके अपने खून से है। लक्ष्य स्पष्ट कर देता है कि अगर मंथन अपने अनैतिक व्यापारिक तरीके नहीं बदलेगा तो वो खुद को और अपने परिवार को इस साम्राज्य से अलग कर लेगा। इस पर मंथन का साफ कहना होता है कि वीरानी इंडस्ट्रीज को अगर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनना है तो तुलसी के पुराने और घिसे पिटे उसूलों को पीछे छोड़ना ही होगा। गौतम का इस पूरी स्थिति में एक अलग ही रूप सामने आता है। वो करण को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराता है और उस पर आरोप लगाता है कि करण ने जानबूझकर अपने बेटे मंथन को ऐसी खुली छूट दी है ताकि गौतम और उसके परिवार को हमेशा के लिए किनारे किया जा सके। पुराने घाव फिर से हरे हो जाते हैं। गौतम याद दिलाता है कि कैसे बचपन में उसे पायल के पास रहना पड़ा, कैसे उसे हमेशा अपनी ही मां के प्यार के लिए भीख मांगनी पड़ी, और कैसे करण के आते ही वीरानी परिवार का पूरा ध्यान उस पर केंद्रित हो गया। गौतम की इन बातों से शांति निकेतन का माहौल और भी ज्यादा दमघोटू हो जाता है। करण, जो हमेशा से परिवार की शांति के लिए अपने कदम पीछे खींच लेता था, इस बार अपने बेटे मंथन के लिए एक मजबूत दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। करण का मानना है कि मंथन का तरीका भले ही गलत हो सकता है, लेकिन उसकी नीयत वीरानी ग्रुप को ऊंचाइयों पर ले जाने की है और लक्ष्य को उस पर इस तरह हावी नहीं होने दिया जा सकता।
दोनों भाइयों के बीच की ये तल्खी सीधे तौर पर लक्ष्य और मंथन के रिश्तों में जहर घोल देती है। कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब वीरानी ग्रुप की एनुअल जनरल मीटिंग यानी एजीएम होती है। इस मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को यह तय करना होता है कि कंपनी का नया एमडी कौन होगा। एकलव्य अपनी चाल चलता है और बोर्ड के कई सदस्यों को मंथन के पक्ष में वोट करने के लिए ब्लैकमेल करता है। लक्ष्य, जो अपनी मेहनत और ईमानदारी के दम पर यह पद हासिल करना चाहता था, उसे मीटिंग में करारी हार का सामना करना पड़ता है। मंथन के एमडी बनते ही कंपनी में लक्ष्य के अधिकारों को पूरी तरह से सीमित कर दिया जाता है। मंथन का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो लक्ष्य को एक मामूली कर्मचारी की तरह ट्रीट करने लगता है। ये अपमान गौतम बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो उसी रात शांति निकेतन के हॉल में एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा करता है और मिहिर के सामने ये मांग रखता है कि वीरानी ग्रुप और शांति निकेतन का पारिवारिक बंटवारा किया जाए। ये शब्द सुनकर तुलसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस परिवार को बांधने के लिए तुलसी ने अपने ही बेटे अंश को गोली मार दी थी, आज उसी परिवार के 2 चिराग उस घर की नींव खोदने पर उतारन हो चुके हैं। इस पूरी महाभारत में गंगा और नंदिनी के बीच भी दूरियां बढ़ने लगती हैं। नंदिनी, जो हमेशा से तुलसी की परछाई रही है, वो स्थिति को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन तान्या और गंगा के बीच का अघोषित युद्ध अब खुलकर सामने आ जाता है। तान्या अपने बेटे की सफलता पर इतराती है, जबकि गंगा अपने बेटे के अपमान का घूंट पीकर रह जाती है। कियारा गॉसिप आपको बता रहा है कि ये सिर्फ एक संपत्ति का विवाद नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है। लक्ष्य धीरे धीरे अपनी एक नई कंपनी खड़ी करने की योजना बनाता है ताकि वो मंथन को उसी के खेल में मात दे सके। लक्ष्य अपनी इस नई शुरुआत के लिए अपनी मां गंगा और पिता गौतम का आशीर्वाद लेता है और शांति निकेतन के उस हिस्से को छोड़ देता है जहां मंथन का प्रभाव है। घर के बीचों बीच एक अदृश्य रेखा खिंच जाती है। एक तरफ गौतम, गंगा और लक्ष्य हैं, तो दूसरी तरफ करण, तान्या, मंथन और एकलव्य हैं। नंदिनी और तुलसी इस बंटवारे के बीच में फंसी उन असहाय स्त्रियों की तरह हैं जो अपने परिवार को बिखरते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। एकलव्य की भूमिका आने वाले समय में और भी खौफनाक होने वाली है। वो सिर्फ लक्ष्य और मंथन को ही नहीं लड़ा रहा, बल्कि वो धीरे धीरे वीरानी परिवार के सभी वफादार कर्मचारियों और पुराने पारिवारिक दोस्तों को भी अपने प्रभाव में ले रहा है। एकलव्य का असली मकसद मंथन को भी सत्ता से हटाकर खुद वीरानी साम्राज्य का इकलौता वारिस बनना है। वो अपने असली पिता अंश की मौत का बदला तुलसी और पूरे परिवार से लेना चाहता है और इसके लिए उसने गौतम और करण के परिवारों को मोहरा बनाया है। एकलव्य की इन गहरी चालों से अनजान मंथन उसे अपना सबसे बड़ा रणनीतिकार मानता है और लक्ष्य के हर वार का जवाब देने के लिए एकलव्य की ही सलाह लेता है। लक्ष्य को एकलव्य के इरादों पर शक होने लगता है और वो अपनी पुरानी दोस्त और विश्वास पात्र, जो शायद भविष्य में लक्ष्य की लव इंटरेस्ट बने, के साथ मिलकर एकलव्य के पुराने राज खंगालने शुरू करता है। व्यापारिक मोर्चे पर मंथन एक के बाद एक गलत फैसले लेना शुरू कर देता है। सत्ता के नशे में वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है जो वीरानी ग्रुप को एक बड़े कानूनी पचड़े में फंसा देते हैं। कंपनी के शेयर्स गिरने लगते हैं और बाजार में वीरानी परिवार की साख दांव पर लग जाती है। तब लक्ष्य एक बार फिर से अपनी पुरानी कंपनी और अपने उन उसूलों के साथ मैदान में उतरता है जिन्हें मंथन ने नकार दिया था। लक्ष्य बाहर से वीरानी ग्रुप को बचाने की कोशिश करता है, जो उसके पिता गौतम को बिल्कुल पसंद नहीं आता। गौतम चाहता है कि मंथन को उसकी गलतियों की सजा मिले और करण को यह एहसास हो कि उसने एक नालायक बेटे को समर्थन देकर कितनी बड़ी गलती की है। लेकिन लक्ष्य अपनी दादी तुलसी से किए गए उस वादे से बंधा है जिसमें उसने कहा था कि चाहे जो हो जाए, वीरानी परिवार का नाम मिट्टी में नहीं मिलने देगा। ये जद्दोजहद लक्ष्य को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ी कर देती है जहां उसे अपने ही पिता गौतम के खिलाफ जाकर मंथन की मदद करनी पड़ती है, जिसे मंथन उसकी चाल समझता है और दोनों के बीच की नफरत और भी गहरी हो जाती है। सीजन 2 की ये कहानी सिर्फ सास और बहू के झगड़ों से बहुत आगे निकलकर अब कॉर्पोरेट वॉरफेयर, पारिवारिक वफादारी और खून के रिश्तों की उस कड़वाहट पर केंद्रित है जो पीढ़ियों तक चलती है। गौतम और करण की वो पुरानी प्रतिद्वंद्वता जो कभी तुलसी के आंचल में छिप गई थी, अब एक लक्ष्य और मंथन के रूप में एक भयंकर तूफान बनकर लौट आई है। शांति निकेतन की वो हवेली जिसने अनगिनत खुशियां, त्योहार और गम देखे हैं, अब एक खामोश रणभूमि में तब्दील हो चुकी है, जहां हर कदम पर एक नई चाल चली जा रही है। कियारा गॉसिप के सभी दर्शकों को इस नए सीजन में वो सब कुछ देखने को मिलेगा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रिश्तों के बदलते रूप, सत्ता की भूख और अपनों का ही अपनों से छल, यही है वीरानी परिवार के इस नए अध्याय की कड़वी सच्चाई। आने वाले एपिसोड्स और भी ज्यादा चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि जब एकलव्य का असली चेहरा पूरे परिवार के सामने आएगा, तब शायद गौतम और करण को अपने बेटों को बचाने के लिए एक बार फिर से पुरानी सारी कड़वाहटें भूलकर एक होना पड़े। लेकिन क्या तब तक बहुत देर नहीं हो चुकी होगी? क्या लक्ष्य और मंथन कभी एक दूसरे को माफ कर पाएंगे? ये महायुद्ध शांति निकेतन का क्या हश्र करेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि वीरानी परिवार का इतिहास हमेशा के लिए बदलने वाला है।